अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो व्यूज मेकर्स। मैं हूं आपकी मेज़बान ज़रियाब आरिफ। व्यूज मेकर्स की टॉप स्टोरीज में शामिल आज की पहली खबर होगी इंसदाद पोलियो मुहिम के हवाले से, जिससे मुतालिक एक खबर कल पेशावर से जुड़ी रिपोर्ट हुई। लेकिन इस मामले की संगीनी क्या थी, मामले की नौयत क्या थी, पसे पर्दा नासिर कौन थे और क्या इस वाक़े की जिम्मेदारी सिर्फ एक ही शख्स पर आयद होती है, जिसके हवाले से मीडिया में मुख्तलिफ खबर नशर की जा रही है, ये जानना अभी बहुत ज़रूरी है। साथ ही साथ आज की दूसरी खबर ये है कि पार्लियामेंट हाउस के हवाले से यूँ महसूस होता है कि पार्लियामेंट हाउस का अमल सिर्फ इस हद तक रह गया है कि वहाँ पर मौजूद अरकान पार्लियामेंट जो हैं आएँ, गुलगपाड़ा करें, शोर मचाएं, अपोजिशन कभी कुछ कहे तो डिफेंसिव मूड में आकर वहाँ पर जो हुकूमती वज़रा हैं वो कप्तान की नुमाइंदगी करते हुए बात करें और वहाँ से चले जाएं। लेकिन एक नॉन इशू को इशू बनाने में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपनी बहुत इनपुट देती हुई दिखाई दे रही है और ऐसे में बिलावल भुट्टो जरदारी एक अच्छा किरदार अदा कर रहे हैं और ये कहना किसी हद तक गलत ना होगा। लेकिन क्या वजह है कि बिलावल भुट्टो जरदारी के लबो लहजे में, उनकी बॉडी लैंग्वेज में हुकूमत मुखालिफ जो जुमले हैं वो मजीद तुंदो तेज होते चले जा रहे हैं और क्या ऐसी चीजें हैं जो उन्हें सब कुछ करने पर मजबूर कर रही हैं। प्रोग्राम की तीसरी स्टोरी ये होगी कि ऐसा क्या है जिसकी पर्दादारी है, क्योंकि अब तो वजीर खजाना भी तब्दील हो चुके हैं। टैक्स एमनेस्टी स्कीम जिसका मंजर आम पर आना जरूरी था वो अभी तक सामने नहीं आ सकी है। ये तो थी प्रोग्राम की टॉप स्टोरीज। अभी मुझे लेनी ब्रेक, स्टे विद अस। पीटीआई ज्वाइन कर जी नाज़रीन, तो स्टोरी की तरफ बढ़ने से पहले मैं अपने मेहमानों का तारुफ आपसे करवा दूं। प्रोग्राम में मुझे ज्वाइन कर रहे हैं जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। सर बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। सीनियर सहाफ़ी और सीनियर तज्ज़ियाकार आमिर ज़िया साहब प्रोग्राम का हिस्सा हैं। तज्ज़ियाकार मुशर्रफ ज़ैदी भी प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं। इसके साथ साथ तज्ज़ियाकार आसमा वदूद साहिबा भी प्रोग्राम का हिस्सा हैं और सीनियर सहाफ़ी अज़हर काज़मी भी आज हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं। तो प्रोग्राम की पहली स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। गुज़िश्ता रोज़ सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर पेशावर के इलाके माशुखेल में पोलियो के कतरे पीने से 100 से ज़ायद बच्चों की हालत गैर होने की खबर छाई रही। अब यह खबर फैलते ही मुश्तइल अफराद ने माशुखेल के बुनियादी सेहत मरकज़ को नजर आतिश तो किया था ही, लेकिन बाद अज़ां सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली एक वीडियो के जरिए ये हकीकत सामने आई कि सेहतमंद बच्चों से बेहोशी की अदाकारी करवाई जा रही थी। तो सवाल ये था कि पेशावर में पोलियो से बच्चों की तबीयत की खराबी का स्कैंडल, क्या मीडिया ने इस पर जो है वो अपना किरदार को मनफी तरीके से उजागर किया? सबसे पहले अमीर साहब मैं आपको पॉइंट ऑफ व्यू लेना चाहूँगी। देखिए, बात ये कि मीडिया का किरदार मनफी नहीं है, बल्कि उस छोटे से कहूँगा मैं कि जो मुफाद परस्त सियासी अनासर हैं कि जिन्होंने बच्चों के मुस्तकबिल से खेलते हुए इस बात की परवाह नहीं की कि पोलियो वैक्सीनेशन ड्राइव कितनी ज़रूरी है पाकिस्तान के लिए, खुसूसन खैबर पख्तूनख्वा के बच्चों के लिए, कि उन्होंने एक झूठा स्कैंडल जो है वो तख्लीक किया और अब वो उसकी चीज़ें बिल्कुल मंजर आम पर आ गई हैं। वो वीडियो लोगों ने देख लिए, सोशल मीडिया पर है, मेन स्ट्रीम मीडिया ने उसको बड़ी अच्छी तरह उठाया है। देखें, ये हल्का वो है कि जहाँ पर पिछले गुज़िश्ता 4 बरस से मुसलसल पोलियो के जब कतरे पिलाने की वहाँ पे कारकुन जाते थे तो रिफ्यूज़ल के रेट्स बहुत आया करते थे। शाह फरमान साहब का हल्का है जो गवर्नर है माशाल्लाह खैबर पख्तूनख्वा के, और वहाँ पर एक और बात है कि इससे पहले कि ANP के एक ज़माने में गढ़ हुआ करता था यहाँ पर, और यहाँ पे ये जो कहते हैं ना बाहमी जो चपकलिश है दोनों जमातों की, उसने भी एक बड़ा बुनियादी किरदार अदा किया है। जो स्कूल है दारुल कलम नामी स्कूल के, जिनके बच्चों को इस्तेमाल किया गया, तो वो शख्स जो वीडियो में वो तो गिरफ्तार हो चुका, बाकी 12 के पीछे जो है वो पुलिस जो है लगी हुई है। और मेरे ख्याल में इस मामले को कहते हैं ना कि छोड़ना नहीं चाहिए। वो 12 लोग हैं और उनको किसने, उनका मास्टरमाइंड कौन था कि जिसने इतनी बड़ी साजिश की कि एक इतनी अहम जो एक मुहिम है उसको किसी तरह से मुतनाज़ा बनाया जाए एक ऐसे सूबे के अंदर कि जहाँ पर पहले हमें पता है कि इसके खिलाफ जो है लोगों में गलत फहमियाँ हैं और बड़ी मुश्किल से हुकूमत ने कहते हैं ना उलमा की मदद से और बाकी लोगों की मदद से इस चीज़ को वो किया है कि आगे बढ़ाने की। तो मैं नहीं समझता कि जो किरदार है मीडिया का मनफी है, बल्कि उन झूठ फैलाने वालों का, ये जिन्होंने पूरा ड्रामा स्टेज किया, उनका मनफी था। जी ठीक है अमीर साहब, आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया। मुशर्रफ ज़ैदी साहब, आप इस मामले को किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, आज क्योंकि ये पोलियो का इशू था और अल्हम्दुलिल्लाह इस मुल्क में एक एहसास जो है वो पैदा किया गया है और अब बरकरार किया जा रहा है। पैदा ये 2008 और 2013 के दरमियान जो दौर था उसमें इसकी अहमियत जो है पैदा हुई, इसको बरकरार रखा गया 2013 से 2018 तक और अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी जिन लोगों को तैनात किया गया है, नॉमिनेट किया गया है इस मुहिम को आगे लेके चलने में,
वो भी बहुत आला हैं और ये एक नेशनल कंसेंसस की बिना पर जो है पाकिस्तान ने इसको एक प्रायोरिटी बनाया हुआ है। तो इसमें कोई शक नहीं है कि जो हमारे बरसर इक़्तिदार लोग हैं, चाहे किसी भी जमात से ताल्लुक़ रखते हों, और ख़ास तौर पे जो हमारी फ़ौज और पुलिस के एहलकार हैं और लीडरान हैं, उन सब का एक कमिटमेंट है, एक कंसेंसस है इस इशू पे। इसलिए जो झूठी खबर आज जिसकी बिना पे, बल्कि कल ये मेरे ख्याल सारा वाक़या शुरू हुआ था, तो ये मतलब ये मंजर आम पे आया है और अब हम इसके बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन ये याद रखा जाए कि आज भी दीगर और उमूर पर कॉन्स्टेंटली और दिन रात पाकिस्तान में, और ये पाकिस्तान अकेला नहीं है, पूरी दुनिया में एक क्राइसिस के तौर पे चीज़ सामने आई है कि सोशल मीडिया को ख़ास तौर पे एक व्हीकल के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है, जहाँ झूठी खबरें, अपने मफादात परस्ती के पीछे लोग ऐसे ऐसे झूठ जिसकी वजह से कत्ल गारत भी हो जाता है। इस केस में ये भी कत्ल गारत से कम ना होगा कि अगर पोलियो ड्रॉप्स के ख़िलाफ़ जो है एक इम्प्रेशन बनाया जाए। लेकिन आज फॉर एग्ज़ाम्पल एक व्हाट्सएप जो है बहुत फॉरवर्ड हुआ, जिसमें स्टॉक मार्केट के 5000 पॉइंट्स का जो है नफ़ी हुई या लॉस हुआ। हालांकि एक्चुअल जो सिचुएशन थी एट इट्स वर्स्ट जो है वो 650 पॉइंट्स डाउन थी और क्लोज ऑफ प्ले पे मार्केट 450 या 490 के लगभग पॉइंट्स डाउन थी। तो ये जो झूठी खबरें फैलाने का एक कल्चर बन गया है, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है हमारी सोसाइटी की एथिक्स पे। और दुआ ये है कि इस पे ज़्यादा जो है अलार्मिंग किस्म की अगर गवर्नमेंट स्टेप्स लेगी, तो जो फ्रीडम्स हम एंजॉय करते हैं, जो जिस आज़ादी को हम सेलिब्रेट करते हैं, उस पे इवेंचुअली जो है सवालिया निशानात उठाए जाना शुरू कर दिए जाएंगे। तो इससे बेहतर ये है कि हम बज़ाते ख़ुद हम सब अपनी बगलों में झांकें और ये देखें कि दिन में कितने फॉरवर्ड्स जो हैं हम रिसीव करते हैं और उनमें से कितने पे जांच पड़ताल करके हम आगे उसको फैलाते हैं। मैं समझता हूँ कि ये मामले पर किरदार जो नहीं, ये हर पाकिस्तानी का फ़र्ज़ है कि ज़्यादा से ज़्यादा जिम्मेदारी से एक दूसरे के बारे में बात करें और ख़ास तौर पे व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर पे जो चीज़ हम देखते हैं उसको रीट्वीट या फॉरवर्ड करने से पहले ये सोचें कि क्या इसमें सच्चाई जो है शामिल है, सदाकत है इसकी, या ये आपको इस्तेमाल तो नहीं किया जा रहा है। नेगेटिविटी फैलाने से गुरेज करना चाहिए। जरूरी है कि पहले मामले की छानबीन कर लीजिए। ठीक है मुशर्रफ ज़ैदी, आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया। जनरल साहब एक चीज़ दुरुस्त करवा दें कि मेरा जो था रॉन्ग लगना चाहिए। बिल्कुल, मैं चाह रही थी कि तमाम एनालिस्ट की राय जानने के बाद मैं ये कह दूं, मेरा टिक सही करवा दें जो आपने जी। थैंक यू प्रोड्यूसर साहब। देखिए, हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए दरिया, मसला ये है कि जिस तरह आपके यहाँ टेररिज्म है और टेररिस्ट आपकी मुख्तलिफ तरीक़ों से आपके ऊपर वार करते हैं, आपकी इकॉनमी को बर्बाद करने के लिए, आपके सेहत के मैदान में, इसी तरह ये कैंपेन है जो चली हुई है जहाँ पे आप पोलियो के ख़िलाफ़ जो आप मुहिम चला रहे हैं उसको नाकाम बनाने की कोशिश की जाती है। और जब आप कुरेदेंगे तो इसके ताने बाने कहीं दूर जाके निकलेंगे। आज मसलन बन्नू में पोलियो की टीम के ऊपर फायरिंग की गई और एक इंस्पेक्टर पुलिस को मार दिया गया। अब ये नज़र आता है कि यहाँ जो नाकाम करने की कोशिश की गई, मकसद वही था, तरीक़ाकार यहाँ मुख्तलिफ था। वहाँ भी एक खौफ व रास पैदा करके उनके ऊपर गोली चला के आदमी मारा। जो प्रोटेक्शन देने के लिए लोग साथ थे उनमें से एक असिस्टेंट इंस्पेक्टर को मार दिया। तो मुहिम को नाकाम करने का एक तरीक़ाकार है और ये कैंपेन चलाई हुई है जो मैं समझता हूँ दहशतगर्दों के बिहाफ पे होगी, क्योंकि ये जो पकड़े जाएंगे लोग, इनसे जब तहकीकात होंगी तो हक़ाइक़ सामने आएंगे। लेकिन आज ही ये वाक़या जो बन्नू में हुआ है वो एक लिंकेज बताता है। तो मीडिया ने तो अच्छा काम किया कि मीडिया ने पहले दिन एक इवेंट जो हुआ वो दिखाया और दूसरे दिन आपने देखा कि उसकी हक़ाइक़ सामने लेके आया मीडिया कि इन्होंने कैसे ये लोगों को बेवकूफ़ बनाया और इस तरह के सेहतमंद बच्चों को लिटा के वीडियो बनाई और लोगों को बरगलाया। तो मीडिया ने तो एक पॉजिटिव रोल अदा किया, लेकिन हमें इस कैंपेन को अब चलाना है इनफैक्ट उसी तरह जिस तरह आप दहशतगर्दी के खिलाफ एक जंग लड़के चलाते हैं। ये इनकी प्रोटेक्शन का इंतजाम बेहतर करना होगा ताकि ये लोग पहुंच सकें दूर दराज इलाकों में, वरना इनकी अपनी जानों को खतरा हुआ तो ये कैंपेन आगे चला नहीं सकेंगे। तो मुझे तो यूँ नज़र आ रहा है कि ये वही दहशतगर्दी वाला शाखसाना है जो यहाँ भी एक मुख्तलिफ तरीके से अपनाया गया और हमें इसके बारे में मेरा ख्याल है सिक्योरिटी एलिमेंट्स हमारे में हैं, उनको ज़्यादा मेहनत से काम करना होगा, दिखाए गए कि मामला फिलफौर सामने लाया गया। ठीक है जनरल साहब, आपका पॉइंट ऑफ व्यू भी आ गया। आसमा साहिबा,
देखिए जी, मेरा स्टेज इसमें थोड़ा मुख्तलिफ है। मैं बच्चों के साथ और इस पर्टिकुलरली इस तरह के जो इश्यूज़ हैं इनके साथ बहुत क्लोजली काम करती हूँ। हम हमेशा ये कहते हैं कि इस पाकिस्तान में इन लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन होती है, इन लोगों के साथ बाइस एक अप्रोच होती है, लेकिन पाकिस्तान में एक तबका जिसके साथ बाइस एटीट्यूड है वो हमारे बच्चे हैं। आप थर में देखें, बच्चे मरते हैं, हम सिर्फ गिनती करते हैं। लिस्टमेनिया से आपके फाटा में उनकी शक्लें बिगड़ रही हैं, हम सिर्फ गिनती कर रहे हैं, हम बल्कि गिनती भी नहीं कर रहे, वहाँ तो हम जा ही नहीं रहे। ना यहाँ इनकी इज़्ज़तें महफूज हैं, ना यहाँ इनको हम सेहत दे सकते हैं, ना हम मजबूर हैं, हम उन्हें स्कूल नहीं भिजवा सकते, हम बच्चों के लिहाज से मजबूर हैं। इस खबर में भी अगर ये सनसनी ना होती ना, ये कभी भी मीडिया पे ना आती। अच्छा, ये इसी तरह से डेड हो जाती। इसमें एक सनसनी थी, एक एक्साइटमेंट का फैक्टर था, तो ये आ गया। पोलियो एक ऐसी चीज़ है जो कि हमारे बच्चों को ही नहीं, हमें इंटरनेशनल वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा ब्लो दे रहा है। मैं सर आमिर बगैर पोलियो के कतरे पिए बाहर नहीं जा सकते। वो ये सस्पेक्ट करते हैं कि हम ये वायरस लेके ना आ जाएं। हमारे बच्चे माजूरी के वर्ज पे हैं, लेकिन हम कुछ नहीं कर रहे, हम बेसिकली देख रहे हैं, हम खामोशी से देखते हैं। इस किस्म की कोई सनसनीखेज चीज़ आ जाए तो हम उसमें एक्साइटेड हो जाते हैं। हमें अपने बच्चों पे इन्वेस्ट करना चाहिए, वो हमारा मुस्तकबिल है। लीडर्स तो नहीं करेंगे सर, क्योंकि ये अगले 15-15, 16-16 साल तक वोट नहीं दे सकते, उनके लिए इनकी कोई वैल्यू आज नहीं है, लेकिन हमारा तो ये मुस्तकबिल है। पोलियो में अगर इस खबर में भी सनसनी ना होती, ये भी ना आती। इसके अलावा जितनी भी खबरें बच्चों के हवाले से अंडर द कारपेट हैं, मीडिया को कम से कम उससे थोड़ी सी वैल्यू देनी चाहिए। वही है हमारा मुस्तकबिल। बाकी हम यहाँ पे जो कर रहे हैं, हम तो अपनी जिंदगी गुजार चुके। वैल्यू तो दी गई, आपने मामले की संगीनी पर भी बात की। ये जो वैल्यू दी गई, जिस तरह संगीन नौयत के साथ इस मामले को कल उठाया गया, इसमें मीडिया का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? पॉजिटिव है या नहीं है? पॉइंट ऑफ व्यू सिर्फ सनसनी है, इससे बच्चों का पोलियो के कॉज का कोई ताल्लुक नहीं है। मनफी किरदार है। ठीक है अतर साहब, देखिए, एक चीज़ हमें समझनी होगी, जो बच्चे होते हैं वो किसी भी वालिदैन के लिए, चाहे वो दुनिया में कहीं भी हों, सबसे कीमती असासा हैं। इस हवाले से किसी किस्म की इंफॉर्मेशन हो, चाहे उसमें बच्चे का फ़ायदा हो, अगर वालिदैन ये समझेंगे कि इस कतरे पिलाने से बच्चों को कोई नुकसान हो सकता है, तो वालिदैन कितने भी पढ़े लिखे हों तो वो कभी भी अपने बच्चे को कतरे नहीं पिलाएंगे। मैं आपको मिसाल देता हूँ, बरतानिया में MMR एक वैक्सीन होती थी, उसके हवाले से मीडिया में कुछ रिपोर्ट्स आई कि इससे बच्चों को नुकसान हो सकता है, तो वहाँ पर वालिदैन ने बच्चों को वो वैक्सीन पिलाना बंद कर दी और बहुत बड़ा वो स्कैंडल बना। उसमें भी मीडिया का किरदार था और बाद में काफ़ी उस हवाले से तहकीकात भी हुई। तो यहाँ पर हमें ये समझना होगा कि मीडिया का किरदार तो है, लेकिन जब वालिदैन कन्विंस हो जाएंगे कि ये चीज़ बच्चों के लिए अच्छी है, और इसमें काफ़ी हद तक वालिदैन कन्विंस भी हो गए हैं। प्रोग्राम इस हवाले से जो पोलियो प्रोग्राम है वो लोग भी काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, पर अगेन जहाँ पे वालिदैन को ये शक पड़ेगा कि वो ये समझते होंगे कि ये पोलियो के कतरे ठीक है, पर क्या कोई पर्टिकुलर जो वैक्सीन है जो उस शहर में पिलाई जा रही है, हो सकता है उसमें कोई मसला हो, तो जब भी इस तरह की खबरें आएंगी तो वालिदैन अपने बच्चों को वो कतरे नहीं पिलाएंगे। जहाँ तक मीडिया का किरदार है, देखें, मीडिया ने इसका किरदार आप कह सकते हैं कि नेगेटिव है, लेकिन यहाँ पे हमें याद रखना चाहिए, अगर मीडिया ये खबर ना उठाता तो ये खबर सोशल मीडिया पे और ज़्यादा फैलती रहती। एक तरह से मीडिया ने इस खबर को कब्ज़ करने में काफ़ी ज़्यादा अहम किरदार अदा किया है और आज उस शख्स को गिरफ्तार भी कर लिया, जिस तरह पहले भी यहाँ बात हुई। तो मैं समझता हूँ कि ओवरऑल यहाँ पे मीडिया का किरदार जो है पॉजिटिव रहा है। ठीक है, तो सवाल ये था कि पेशावर में पोलियो वैक्सीन से बच्चों की बेहोशी का स्कैंडल, क्या मीडिया का किरदार मनफी रहा? तो उस पर हमारे 3 एनालिस्ट की राय रखते हैं कि नहीं, मीडिया ने अपना रोल बड़े पॉजिटिव तरीके से प्ले किया, जबकि हमारे 2 एनालिस्ट की राय इससे कुछ मुख्तलिफ है। तो मेरा टेक भी जो है ये गलत लगाया हुआ है आपने, तो ये भी अगर आप दुरुस्त कर लें तो बेहतर। जनाब, यहाँ पे एक करेक्शन, थोड़ी सी इंफॉर्मेशन बड़ी वो एक ब्रॉड स्केल पे चली गई। MMR वैक्सीन और आपकी पोलियो की दोनों में सिमिलैरिटी नहीं है। MMR अगर आप लगाते हैं और वो जिन बच्चों में आर्टिज्म की टेंडेंसी हो उनमें वो आर्टिज्म ट्रिगर कर देता है, तो उसकी सेंसिटिविटी के बाद आप लगा सकते हैं। पोलियो के इस किस्म की कोई वो नहीं होगी। पढ़े लिखे भी हों, वो समझें कोई वैक्सीन ठीक नहीं है तो वो नहीं लगाएंगे। जी, मैंने कहा थोड़ा मैं क्लियर कर लूँ ना, दोनों की सिमिलैरिटी नहीं है, लेकिन सर का पॉइंट ठीक है। चले, मुझे आगे बढ़ने का मौका दें। पोलियो के खिलाफ इनसे जंग जीतने के यकीनी तौर पर आखिर मराहिल में है, और बदकिस्मती से अगर हम बात करें पाकिस्तान की, तो ये उन चंद ममालिक में शामिल है जहां अभी तक इस बीमारी का सद्देबाब नहीं किया जा सका है। पोलियो वैक्सीन के खिलाफ आज भी हम देखते हैं कि एक तबका अफवाहों की सूरत में महाज तैयार किए बैठा है, जैसे कि मेरे पहले एनालिस्ट ने भी इस बारे में जिक्र किया। लेकिन पेशावर में हम ये देख रहे हैं कि गुज़िश्ता रोज होने वाला वाकया इन्हीं अफवाहों की वजह से पेश आया था। तो सवाल यह है कि क्या झूठी खबरों से पोलियो के खिलाफ मुहिम को नुकसान पहुंचा है? आमिर जिया साहब।
देखिए, आपने भी फरमाया ना कि पाकिस्तान आखिरी मराहिल में है पोलियो के ख़िलाफ़ जंग जीतने में। मुझे याद है 1999 2000 में भी हम आखिरी मराहिल में थे, और इस बात को देखिए कहते हैं दहाइयाँ गुजर गई, 20 बरस होने को आए, तो हम लोग वो आखिरी मरहला जो है मबूर नहीं कर पा रहे। अच्छा, उसकी खैर ये भी वजह है कि अफगानिस्तान हमारे साथ पोरस बॉर्डर है, वहाँ से लोग आते हैं, पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा इमिग्रेशन भी है लीगल। लेकिन उसकी एक बहुत बड़ी वजह जो आपने ये जो सवाल है बुनियादी कि क्या नुकसान पहुँचा, देखिए मकसद यही था, मकासद दो थे इस पूरे स्कैंडल के। एक तो ज़ाहिर है कि हुकूमत के ख़िलाफ़ एक मुतनाज़ा खड़ा करना, दूसरा ये था कि इस पोलियो की मुहिम के ख़िलाफ़ जो है लोगों के जज्बात को मुश्तइल करना। हमें पता है खैबर पख्तूनख्वा वो सूबा है कि जहाँ पे सबसे ज़्यादा मज़ाहिमत हो रही है इस चीज़ की, और माजी में हुई, बरसा बरस तक हुई, और बाकायदा झूठा प्रोपेगेंडा किया गया कि जी इससे जो है लोग जो हैं मुसलमानों के ख़िलाफ़ साजिश है और पता नहीं क्या क्या कहा गया। तो उसकी वजह से जो हमारी सक्सेसिव गवर्नमेंट्स थी, सिर्फ यही नहीं, इससे पहले की भी हुकूमतें थी, उन्होंने बड़ा कहते हैं एक भरपूर तरीके से काम किया। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को अपने साथ मिलाया, दीगर बैनुल-अक़वामी एजेंसीज़ को मिलाया, और उलमा को सबसे ज़्यादा ऑन बोर्ड लिया, क्योंकि ये लोग मज़हब का सबसे ज़्यादा सहारा लिया करते थे, सियासतदानों को लिया, असातिज़ा को लिया। एक बहुत बड़ा एक कौमी जो है आपने इत्तेफाक राय पैदा किया इस चीज़ के लिए, मकसद यही है। लेकिन इस तरह की जब खबरें आती हैं तो वो क़ुव्वतें जो इस पूरी कैंपेन के ख़िलाफ़ जो है वो गलत फहमियाँ फैलाना चाहती, तो मेरे ख्याल में उनको 2-4 कदम आगे बढ़ने का मौका मिला है। और यहाँ पर मीडिया का किरदार आता है कि हमें मज़बूत तरीके से, और मैं बड़ा इस बात की तारीफ़ करूँगा कि आपने सबसे पहला जो सवाल रखा जो पोलियो के हवाले से रखा, क्योंकि बाकी जो है ये वाकई हमारी बच्चों की ज़िंदगी मौत का मसला है, तो हमने वो सियासी सवाल पीछे रखे इसी वजह से कि हम इस मसले को हाईलाइट करें। और उसमें मीडिया का किरदार बहुत अहम है कि जो गलत फहमी फैली है उसको ना फैलने दिया जाए। लेकिन मैं समझता हूँ कि वो लोग एक्सपोज हो गए हैं और जो नुकसान पहुँचाना चाहते थे उतना वो कामयाब नहीं हुए। लेकिन किसी हद तक नुकसान पहुँचा है। दुरुस्त, ठीक है मिर्जा साहब। जनरल साहब, देखिए यहाँ हम दो तरह के इश्यूज हैं। एक तो ये है कि जहाँ अवेयरनेस की कमी है, लोग पिलाना नहीं चाहते, तो वो तो ठीक है, वहाँ पे वो पोलियो की टीमें जाके उनको कन्विंस करती हैं, बाज़ लोग कन्विंस होकर पिलवा देते हैं, बाज़ को फिर बाद में मेरा ख्याल अप्रोच किया जाता है, वो इशू अलग है। उसका मसला मैं नहीं समझता कि इतना बड़ा है, क्योंकि वहाँ पे कोई ना कोई रास्ता आपके पास है, क्योंकि वायलेंस नहीं है। लेकिन अगर पिछले मैं 2 साल का हिसाब करूँ तो 40 के करीब पोलियो वर्कर्स जो हैं वो बलूचिस्तान और KPK में मारे जा चुके हैं। सिंध में भी 40 के करीब वर्कर को गोलियां मार के तोड़ा दिया गया। ये वो एलिमेंट है जो आपकी पोलियो की मुहिम को नाकाम करना चाहता है। ये जिसने नहीं पीना वो तो इनकार करता है ना, वो तो कहता है कि नहीं जी मैंने अपने बच्चे को नहीं पिलाना। वो केसेस हमारे सामने आते हैं और पोलियो वाले बात को कन्विंस कर देते हैं, बात नहीं होते। लेकिन ये जो गोली मारने का किस्सा है, जो मैंने आपको वाकया एक और भी बताया कि आज बन्नू में एक असिस्टेंट इंस्पेक्टर को मारा गया। ये जो सिक्योरिटी देने के लिए टीम जाती है, ये क्यों सिक्योरिटी वाले भेजने पड़ते हैं हमें? इसी वजह से कि एक बहुत बड़ी साजिश है यहाँ पे कि इस मुहिम को नाकाम करना है और वो पोलियो वर्कर मारे जाते हैं, लिहाजा आपको सिक्योरिटी देनी पड़ती है, फिर सिक्योरिटी के लोग भी मारे जाते हैं। 40 पोलियो वर्कर जो हैं पिछले 2 साल में मारे गए हैं, लड़कियां औरतें मारी गई हैं। तो ये वो चीज़ है जो आप इसको टेररिज्म से लिंक करें और आपके यहाँ जिस तरह आपके मुख्तलिफ तरीक़ों से आपकी इकॉनमी को, आपके और सेक्टर्स को नुकसान पहुंचाया जाता है, अमन अमान की सूरत हाल पैदा की जाती है, इसमें भी वो एलिमेंट मौजूद है। और ये चीज़ जो है ये आपको आगे भी नज़र आएगी जब तक ये बहुत ज़्यादा अच्छी तरह सिक्योरिटी के इंतज़ाम नहीं किया जाएगा। ये लोग बेचारे मारे जाएंगे, फिर ये हट जाते हैं, फिर ये डिटर हो जाते हैं, नहीं करते जाके उस तरह मेहनत से काम, क्योंकि अपनी जान कौन दे किसी के लिए जाके इस तरह। तो ये इशू जो है ये एड्रेस करने की जरूरत है। तो बज़ाहिर अगर देखा जाए तो किसी गोले का इस्तेमाल तो नहीं किया गया, लेकिन जो जहन है, जो इंसानी जहन है, उस पर मोहर लगाने की जो कोशिश थी वो जरूर की गई। कल जब हमने इस वाक़े ये आपका सिर्फ पेशावर के वाक़े में ये हुआ है, पेशावर के वाक़े में ये ठीक है, लेकिन बन्नू में तो गोली चली है ना, और ये पिछले 2 साल से चलती आ रही है, जब से आपने मुहिम तेज की है ये हो रहा है। ठीक है, तो आपके नज़दीक किसी न किसी हद तक नुकसान पहुंचा है। मुशर्रफ ज़ैदी साहब। जी, मैं इत्तेफाक करता हूँ बाकी स्पीकर से, बिल्कुल नुकसान पहुँचा है और इसको काउंटर करने के लिए एक बहुत बड़ी एफर्ट चाहिए। अफसोस ये है कि इस वक्त जितने भी सोशल सेक्टर के प्रोग्राम्स हैं, चाहे कोई भी सूबाई हुकूमत हो या जिस तरह पोलियो मुहिम है जो एक फेडरल प्रोग्राम है, इनको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा है हमारे जो करंट इकोनॉमिक क्राइसिस है उसकी वजह से, और ख़ास तौर पे जो ऑस्टेरिटी का रास्ता जिसका चुनाव जो है वो केयर टेकर फाइनेंस मिनिस्टर ने किया और जिसको फिर जारी रखा इस हुकूमत ने। मैं समझता हूँ कि किसी न किसी तरह बहुत ज़्यादा अशद ज़रूरत है कि चाहे असम्बली में वो डिबेट हो या कैबिनेट में, लेकिन कुछ
ऐसे सोशल सेक्टर के प्रोग्राम्स हैं, ख़ास तौर पे हेल्थ रिलेटेड, जहाँ पर थोड़ा सा भी कॉम्प्रोमाइज़ जो है वो बहुत ज़्यादा हमारी आवाम को और हमारे लोगों को और ख़ास तौर पे हमारी सिक्योरिटी एहलकारों को एक्सपोज कर देती है। हमें अपने पोलियो प्रोग्राम में कम नहीं ज़्यादा इन्वेस्ट करना है, हमने अपनी पुलिस फोर्सेस को कम नहीं बढ़ाना है, हमने उनको इक्विपमेंट और जो ट्रेनिंग हम देते हैं वो भी बढ़ानी है। इस तरह की जो साजिशें हैं जिसका जिक्र पहले हुआ, ये साजिशें कम नहीं होंगी। पाकिस्तान के गिर्द जिस तरह के अनासर 24 घंटे 365 दिन और सोइयों, मतलब 70 साल हो गए हैं, ये इसमें कोई कमी नहीं है, अगले 100 साल में भी इसमें कमी नहीं आएगी। हमने सबसे हर वक्त जंग नहीं करनी, लेकिन हमने ख़ुद को इतना ज़्यादा अहल और काबिल और चाको चौबंद और मजबूत रखना है कि जितनी भी साजिशें हमारे ख़िलाफ़ हों उसको, उनका तोड़ जो है वो हमारी अपनी हर लेवल पे, चाहे लोकल लेवल पे, यूनियन काउंसिल लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट, डिवीज़न, प्रोविंशियल, फेडरल, नेशनल लेवल पे, हर सतह पे हमने मुंह तोड़ जवाब जो है वो पहले से तैयार रखना है इस तरह की साजिशों का। और उसका एक एलिमेंट सिक्योरिटी है, दूसरा एलिमेंट पब्लिक इंफॉर्मेशन है, लेकिन सबसे बड़ा एलिमेंट जो है वो फिस्कल ऑटोनॉमी और फ्रीडम है, पैसे खर्च करने की सलाहियत हमारी रियासत को। तो ये मैं समझता हूँ इस पे बहुत ज़्यादा जोर देने की, और जो सिचुएशन ड्रामेटाइज करने की कोशिश की, यकीनी तौर पर उससे नुकसान पहुँचा। आसमा साहिबा, देखिए मैं यहाँ पे नुकसान तो इससे पहुँचा है, लेकिन मैं ये भी कहना चाहूँगी कि आपके मीडिया जब आपके सास बहू के ड्रामों से आपके हाउस होल्ड को ट्रांसफॉर्म कर सकता है, तो वो थोड़ा सा फोकस इस बहुत ज़रूरी चीज़ पे क्यों नहीं कर सकता। देखिए जी, इन लोगों की ट्रेनिंग, जैसे सर ने कहा ना कि वो गोली तक खा लेते हैं, ये जो आपके पोलियो अहलकार हैं, इनकी ट्रेनिंग और इनकी मोटिवेशन उस लेवल तक हम पहुंचा देते हैं उनको बता के कि वो कुछ किसी भी हद तक जाके बच्चे को पोलियो का खतरा फैलाएं। ठीक है, एक टीम्स हैं, हमने पिछली दफ़ा देखा वो क्या कहते हैं ग्लेशियर्स में से गुजर रहे हैं, चारपाइयाँ लगा के उसमें चढ़ के बच्चों को पिला रहे, ये उनका मोटिवेशनल लेवल और बिलीफ है इन द कॉज। लेकिन आपने एक सोशल ट्रांसफॉर्मेशन भी चाहिए, लोगों का ओपिनियन रिजर्वेशंस भी एड्रेस करनी है, वो एक एक बंदे को जाके या एक कम्युनिटी गैदरिंग्स के ज़रिए नहीं हो सकती। इसमें हमें मीडिया को हमारे साथ जॉइन हैंड करना पड़ेगा। देखिए जी, आपके पास, आप देखिए आपका हाउस होल्ड मुकम्मल तौर पे ट्रांसफॉर्म हो चुका है बिकॉज ऑफ द मीडिया, व्हाट मीडिया इज प्रोपेगेटिंग। हम एक इम्पॉर्टेंट कॉज को क्यों नहीं इसमें एडजस्ट कर सकते? यहाँ पे अगर आपका मीडिया जॉइन हैंड करे ना, तो जैसे ये पॉकेट इंसिडेंट्स हुए हैं, ये भी ना हो, लोग आहिस्ता आहिस्ता बात सुनते सुनते उस बात से कन्विंस हो जाते हैं। और मैं आमिर साहब की बात को आगे बढ़ाते हुए कहूँगी, आई एम रियली प्राउड टू बी अ पार्ट ऑफ दिस टीम, जिसने आज ये अपॉर्चुनिटी दी है कि इस कॉज पे हम बात करें। इसमें तो लोग बात भी करना पसंद नहीं करते, लेकिन बात करें, कन्विंस करें इस प्लेटफॉर्म से, ताकि एक वाइडर ऑडियंस को हम अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकें। कहते रहेंगे तो वो हमारे से कन्विंस हो जाएंगे। इंतहाई हसास है, नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई, लेकिन हमें आने वाले दिनों में और आने वाले हालात से निपटना होगा। ठीक है आसमा, आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया। आतर साहब, देखें इसमें बहुत सारे पहलू हैं, ये इतना सिंपल नहीं है। देखें सिर्फ पोलियो के कतरे पिलाना टीम्स को सिक्योरिटी फराहम करने तक महदूद नहीं है, इसमें बहुत सारे जो दीगर माशरती हमारे जो मसाइल हैं मुल्क में, इंतहा पसंदी है, जहालत है, उसके अलावा जिस तरह साजिशों का यहाँ पे जिक्र हुआ कि दहशत गर्दी भी इसमें मुलविस है, तो इन सारे जो फ्रंट्स हैं इन सब फ्रंट्स को हमें टैकल करना पड़ेगा। और जब तक हम इन सब फ्रंट्स को सामने रख के कोई पॉलिसी नहीं बनाएंगे, तब तक ये पोलियो का मुकम्मल खात्मा नहीं होगा। जिस तरह आमिर ज़िया साहब ने कहा कि जो तकरीबन 99 में और 2000 में भी हम पहुंच गए थे बिल्कुल करीब इसको ख़त्म करने के, पर ये ख़त्म ना हो सका। उसकी यही वजह है कि हमारे माशरे में इतने ज़्यादा और मसाइल हैं जो सारे इंटरलिंक हैं और वो आके उनका इम्पैक्ट इस मुहिम के ऊपर पड़ता है। तो इन सारी चीज़ों को हमें सामने रखते हुए एक ऐसी पॉलिसी बनानी पड़ेगी, जो बनाई भी गई है उसमें ज़्यादा एफर्ट डालने की ज़रूरत है, और ताकि इस मसले को हमेशा के लिए ख़त्म किया जा सके। जहाँ तक ये है कि कोई इससे नुकसान हुआ, मेरे ख्याल में कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं हुआ। देखिए पहले ही इस मुल्क में ऐसे लोग मौजूद हैं जो पोलियो वर्कर्स को मारने के लिए तैयार हैं, मज़हब के नाम पे और दीगर वजूहात की बिना पे, तो ये उसी का एक हिस्सा है। ये एक मसला उठ के सामने आया है और मेरे ख्याल में हमें इसको एक एज ए अपॉर्चुनिटी लेना चाहिए और इसको ख़त्म करने के लिए मज़ीद इसके लिए एफर्ट डालनी चाहिए। तो नुकसान छोटा हो या बड़ा हो, तो नुकसान होता है। बहरहाल आपकी राय थोड़ी मुख्तलिफ है। सवाल ये था कि क्या झूठी खबरों से पोलियो के खिलाफ
खिलाफ मुहिम को नुकसान पहुंचा। इस पर हमारे 4 एनालिस्ट की राय ये है कि हाँ, किसी हद तक नुकसान पहुंचा, लेकिन आने वाले दिनों के लिए हमें तैयार रहना होगा। तहम अतर काज़मी उनके खिलाफ थी और उनका ये कहना है कि नहीं, मुझे नहीं लगता कि नुकसान उस तरह से पहुंचा कि जिस तरह से पहुंचाया जा रहा था। प्रोग्राम में मुझे लेनी ब्रेक, स्टे विद अस। क्या थी वो कौन शख्स था, वो कौन शख्स था जो बात करता था कि जनाब स्पीकर जनाब स्पीकर हम लोग नहीं बात करेंगे ऐसी चीजें। लीडर ऑफ द हाउस मौजूद होगा, अपना सैलरी लेता है और आज तक पोस्ट एम्प्लॉई बना पड़ता है, आता ही नहीं है। उनको हर सेशन में आना चाहिए। हुकूमत का काम करना है होता है और अपोजिशन का काम होता है कि हम एहतजाज करें। आज बिलावल जो कि एक पर्ची वाला, एक नालायक तरीन और आजादी चेयरमैन बना हुआ है, मैं उससे चंद सवाल करता हूँ कि जरा बेटा ये तो बता दो कि 1 साल की उम्र में कंपनी के डायरेक्टर बन गए। अगर आपसे सवाल होता है कि पैसा कहाँ से आया तो आप शोर शुरू कर देते हो। जी नाज़रीन, तो ये थे हमारे पार्लियामेंट हाउस के वो मनाज़िर कि जिसमें हमने देखा कि अवामी मसाइल और अवामी मफादात को किस हद तक तरजीह दी जा रही है। लेकिन इसका अगर बरक्स बात की जाए तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं खुसूसन बिलावल भुट्टो जरदारी के लबो लहजे और अल्फाज में जाहरियत का उनसर बढ़ता चला जा रहा है। वो इमरान खान सिलेक्टेड वज़ीर-ए-आज़म की भुप्ती कस रहे हैं, तो गुज़िश्ता रोज़ कौमी असम्बली में तकरीर के दौरान उनके लहजे की तलखे उरूज पर दिखाई दी। दूसरी जानिब आसिफ अली जरदारी के खिलाफ जाली अकाउंट्स केस में सबूत और शवाहिद बढ़ रहे हैं, जबकि नैब की जानिब से भी मुतादिद मुकदमात में पेशरफ्त जारी है। अब जिनमें बिलावल को भी नैब के सामने पेश तो होना ही है और मुसलसल वो पेश हो भी रहे हैं। बिलावल भुट्टो और पीपल्स पार्टी का ताज़ा एहतजाज, क्या वजह? नैब का खौफ है। आमिर जिया साहब। जनाब, इस मौजू पे हमने गुज़िश्ता रोज़ भी बात की थी और मेरे ख्याल में ये आज का दुख नहीं है, ये रोज़ का दुख बनता जा रहा है कि जिस तरह से पार्लियामेंट में जो भी मतलब है रवैया हम देखते हैं, वो चाहे हिज़्ब इख्तिलाफ हो, हिज़्ब इक़्तिदार हो, और उसमें सिर्फ मतलब बिलावल भुट्टो साहब क्योंकि मशहूर आदमी है इसलिए उन पर ज़्यादा फोकस हो रहा है। लेकिन अगर आप ओवरवेलमिंग जो आप वो देखें तो सभी जो है, मैं समझता हूँ कि जो अवाम के मफाद में जिस तरह की लेजिस्लेशन होनी चाहिए या अवाम के मफाद में या उनके जो मसाइल को उजागर करने के लिए जो गुफ्तगू होनी चाहिए वो पार्लियामेंट में नहीं हो रही। वो जो एक संजीदा गुफ्तगू बहस जो मुतकाज़ी है उस पार्लियामेंट हाउस का, वो हमें कहीं भी नज़र नहीं आती। अच्छा, और दूसरी बात है कि फिर हम देखते हैं जो नॉन इशूज़ हैं, जो गैर अहम मसाइल हैं, उन पर ज़्यादा तवज्जो होती है और वो लग ये रहा होता है कि जुमलेबाजी है, एक नौटंकी है, ड्रामा है, जिसकी वजह से मैं समझता हूँ कि जब अब तो टीवी पे सबको लोगों को नज़र आ रहा है कि पार्लियामेंट में क्या हो रहा है, तो पार्लियामेंटेरियन जो है वो अपना नुकसान खुद कर रहे हैं कि लोग अवाम जो उनके वोटर्स हैं वो देख रहे हैं और हम इस उम्मीद पर देखते हैं कि वहाँ पर कोई ऐसी संजीदा बात होगी कि जहाँ पर जो है हमारे दुख दर्द और मसाइल जो है उसमें कमी होगी, वो हमें नज़र नहीं आ रहा। जहाँ तक बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का ताल्लुक है, कल भी हम लोगों ने बड़ी तफसील से बात की थी कि जो पीपल्स पार्टी के अपने हमदर्द हैं और जो पीपल्स पार्टी के अपने, मेरे ख्याल में उनके अपने कारकुन हैं, वो भी समझ रहे हैं कि बिलावल भुट्टो साहब को जो कि उम्मीद है उनकी पार्टी की और जो आने वाले कम से कम अगली 3, 4, 5 दिहाइयों तक उनको सियासत करनी है, आज उस नौजवान सियासतदान को बतौर ढाल इस्तेमाल किया जा रहा है कि जो पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं पर बशमूल आसिफ अली जरदारी साहब पे करप्शन के केसेज हैं, तो उसमें बतौर वैनगार्ड या हरवल दस्ते के जी उनके खिलाफ उनको महफूज करने के लिए जो हम पूरी देख रहे हैं कि पीपल्स पार्टी ने तड़पना फड़कना शुरू कर दिया है बहुत सारे अमूर के ऊपर और नॉन इशूज़ को सामने लेकर आ रही है। उसकी बहुत बड़ी वजह यही है कि जो चाहे वो 18वीं तरमीम का मसला हो, सदारती मसला हो, जो कि अभी रेलिवेंट नहीं है आज के तनाजुर के अंदर, उन इशूज़ को इसलिए लाया जा रहा है कि इत्तेसाब का जो दायरा है वो वसी हो रहा है। इत्तेसाब अपने एंड में हम उस पर आज जाहिर है कि वो क्वेश्चन नहीं है कि उसके अंदर क्या कमज़ोरियाँ हैं, किस तरह से उसको मुस्तहकम किया जाता है, लेकिन जिस तरह का भी इत्तेसाब हो रहा है, टूटा फूटा लंगड़ा लूला, उससे बहुत तकलीफ हो रही है। और ये जो हम सारी बेचैनी देख रहे हैं उसकी बड़ी वजह दोनों बड़ी पार्टियों की PMLN की भी और पीपल्स पार्टी की भी यही है। बिल्कुल आप सही कहा मिर्जा साहब, इशू एड्रेस करने के मुख्तलिफ तरीके होते हैं, बात को किसी और तरीके से भी मनवाया जा सकता है, लेकिन इसके पसे पर्दा जो मकासद हैं वो पीपल्स पार्टी के कुछ मुख्तलिफ ही नजर आ रहे हैं। जनरल साहब, आपको सूरत हाल देखकर क्या लगता है?
देखिए, बिल्कुल मैं आमिर ज़िया से बिल्कुल इत्तफाक करता हूँ। असल दुख तो वही है जो रोज़ाना की बुनियाद पे बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। रोज़ाना एक आध आदमी और पकड़ा जाता है, वो लाहौर में भी हो रहा है, पंजाब में भी और कराची में भी हो रहा है ये। तो नतीजा ये कि ये जो दुख उनका ख्याल था कि ख़त्म हो जाए, वो तो रोज़ाना मर्ज बढ़ता जा रहा है और उसकी वजह से तकलीफ़ है और वावेला ये मचाया जा रहा है। आप देख लीजिए कि इनकी क्वालिटी ऑफ डिस्कशन या जो भी वहाँ पे तकारीर वगैरह की हैं वो क्या है, सिवाय एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछालने के कोई और बात की गई है। और कीचड़ उछालने का मतलब यही है कि आप हुकूमत को गंदा करें, हुकूमत को नीचा दिखाएं और कोशिश हो कि किसी न किसी तरह हुकूमत जो है उसका कोतिया पांचा हो जाए। चीज़ ये है कि ये पार्लियामेंट इनकी मौजूदगी वहाँ पे लेजिस्लेशन के लिए थी और सबसे बड़ी कैजुअल्टी ये पार्लियामेंट हो गई है बताते खुद कि 9 महीने में कोई लेजिस्लेशन नहीं हुई, किसी अवामी मौजू पे बात नहीं हुई, कोई कंस्ट्रक्टिव काम नहीं किया इन लोगों ने सवाए इस कीचड़ उछालने के और अपनी ज़ात के मामलात भुगताने में, और जिसमें वो लीडर ऑफ अपोजिशन भी शामिल थे। ये सारा किस्सा मेरा ख्याल है हमारे लिए, मुल्क के लिए इंतहाई तकलीफ दे है। सो ये एक बड़ा नेगेटिव रोल प्ले किया जा रहा है। मैं समझता हूँ इसको ख़त्म करना चाहिए इनको। नेगेटिव रोल प्ले किया जा रहा है अपोजिशन की जानिब से, फिर खा वो शहबाज शरीफ हों, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा या फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सरबरा बिलावल भुट्टो जरदारी, तो कहीं ना कहीं इन पर नैब का खौफ तारी है। मुशर्रफ जैदी साहब, मुझे बड़ा मज़ा आता है जब ये जो हुकूमत का दिफाई बयानिया जो है वो एक बहुत ही एक्सपर्ट तरीके से हम सब मिलके जो है वो पेश करते हैं, जिसमें हम ये भूल जाते हैं कि जो बच्चे हैं, ख़ास तौर पे बिगड़े हुए बच्चे, वो बड़ों को देख के ही जो है खरबूजा खरबूजे से ही रंग पकड़ता है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने पिछले 5-6 साल में क्या देखा? उन्होंने इमरान खान की स्पीचेस देखी, उन्होंने शलवारें गीले करने की स्पीचेस देखी, चादर पहन के बारिश में जो है लोगों की नकलें उतारने की स्पीचेस देखी, मर जाऊंगा IMF नहीं जाऊंगा इस तरह की स्पीचेस देखी, झूठ पर मबनी बहुत सारे बयानिए, बहुत सारे असिस्टेड जो है सियासी प्लेज जो हैं जो PTI और इमरान खान ने अडॉप्ट किए, उसके बाद जो इनाम मिला उसका या जो जुर्माना था वो ये कि उनको हुकूमत मिल गई। तो अगर बिलावल भुट्टो जरदारी उसी तरह के बयानिए जो हैं वो उन्हीं पे कस रहे हैं जो उसी तरह के बयानिए इस्तेमाल करके वज़ीर आज़म बने, तो इसमें कोई इतना ज़्यादा मतलब शॉकिंग या सरप्राइजिंग नहीं होना चाहिए। हाँ, ये बात तो बिल्कुल दुरुस्त है कि PPP जो है वो वाक़तन डरी हुई है क्योंकि ये केसेस जो हैं ये बड़े तगड़े हैं। लेकिन बीच में आपने शहबाज शरीफ को भी रगड़ दिया। शहबाज शरीफ साहब ने कौन सी हुल्लड़बाजी की असेंबली में? अभी तक जितने महीने गुजरे हैं पार्लियामेंट में अभी तक किरदार के हवाले नहीं, लेकिन किरदार ऑपोजिशन का ये है कि शहबाज शरीफ साहब ने तो एक जो है डिमांड की है और एक पेशकश की है कि चार्टर ऑफ इकोनॉमी जो है उस पर नेशनल कंसेंसस डेवलप किया जाए। और ये नई नहीं है, ये सारा जो असद उमर का पूरा खेल हुआ और जो इकोनॉमिक क्राइसिस है उससे काफ़ी पहले उन्होंने ये पेशकश की थी। उस पे ना हुकूमत की ना हमारे हुकूमत पसंद मीडिया में किसी का कोई जो है वो नहीं है। लेकिन जब मौका मिलता है तो बिलावल भुट्टो जरदारी की जारहाना स्पीच को शहबाज शरीफ से जोड़ के और पूरी के पूरे ऑपोजिशन को एक ही रंग से रंगने में जो है हम देर नहीं करते। मेरा ख्याल है हमें ज़्यादा डिसर्न करना चाहिए कि कौन क्या कर रहा है और क्यों कर रहा है। बिलावल भुट्टो जरदारी वही कर रहे हैं जो उन्होंने अंकल इमरान खान से सीखा है पिछले 4-5 साल में। ठीक है, मुझे ज़रिए आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया और साथ ही साथ इस राय के साथ कि हाँ, कहीं ना कहीं नैब के केसेस जो उनके हवाले से चल रहे हैं उसका डर और खौफ उन्हें खाए चला जा रहा है। आसमा वदूद साहिबा, देखिए जी, हमारी कौमी असम्बली शायद इस गुमान में है, जिस तरीके से वो टीवी पे टेलीकास्ट होती है, लोग देखते हैं कि शायद वो गेम ऑफ थ्रोन्स को कहीं पे उन्होंने मुकाबला करना है इन टर्म्स ऑफ डायलॉग, सस्पेंस, थ्रिल, एक्शन एंड सो ऑन। ये कौमी सरमाया यहाँ पे ज़ाया हो रहा है। मैं सिर्फ अपोजिशन को नहीं, मैं गवर्नमेंट को भी कहूँगी, ये वो काम नहीं है जिसके लिए इतना इनको यहाँ पे बिठाया गया है। और अब इतना वक्त हो गया है कि प्रॉपर फोकस, प्रॉपर जगह, प्रॉपर डायरेक्शन में जाए। बकिया मैं कहूँगी कि अकाउंटेबिलिटी से तो अभी घबराने की बात है ही नहीं। ये तो अभी इब्तिदाई इश्क है, अभी इंतहा इश्क तो आई ही नहीं। अभी देखिए, आपकी शहीदों की बरकत से चलने वाली डेमोक्रेसी अभी तो इर्तिकाई मरहलों में दाखिल हुई है। अभी तो अकाउंटेबिलिटी का स्कोप वाइड होगा। अभी तो सिर्फ हम करप्शन के हवाले से देख रहे हैं ना, फाइनेंशियल करप्शन के हवाले से। फिर आपकी आ जाएगी मॉरल अकाउंटेबिलिटी जब आप सीट पे बैठे हुए हों उस वक्त।
बिल क्लिंटन, मोनिका लेविंस्की केस, फिर आ जाएगी आपका यूज़ ऑफ पावर, जैसे हमने वाटरगेट पहले भी किया था, प्रेसिडेंट निक्सन, बाईपासिंग द सिस्टम, प्रेसिडेंट फोर्ड की अकाउंटेबिलिटी, फिर आगे फेलिंग टू डिलीवर द टारगेट्स, आपने जो टारगेट सेट किए उसमें फेलिंग, डेविड कैमरून और ब्रेक्जिट का रेफरेंडम, उसमें से उन्हें निकलना पड़ा। अभी तो ये चीज़ शुरू हुई है, अकाउंटेबिलिटी तो अभी अपना स्कोप अटेन करेगी। तो मेरा अपने माजी, हाल और मुस्तकबिल के लीडर से एक बड़ी मोतबाना गुजारिश है कि आपने घबराना नहीं है। तो मुख्तसर ये कि मर्ज बढ़ता गया जूं जूं दवा की, और ये जो जारहाना लबो लहजा है इसमें मजीद इजाफा होगा क्योंकि केसेस ने भी आगे चलना है और नैब का खौफ उन पर ताहार बरकरार है। अतर काज़मी साहब, देखें, जब बिलावल इमरान खान साहब को सिलेक्टेड कहते हैं तो बंदे को हंसी आती है। बिलावल खुद हैं, वो हैं जो एक मशकूक वसीयत की बदौलत पार्टी के चेयरमैन बने। आज तक ज़िंदगी में एक दिन भी उन्होंने काम नहीं किया, एक रुपया भी खुद नहीं कमाया। और जब तक वो खुद नहीं एक रुपया भी जब उन्होंने कमाया नहीं तो यकीनन वो अपने वालिद की या उनकी जिस तरह भी जो उन पर मुकदमात हैं करप्शन के, उसकी तो वो करेंगे, उसके डिफेंस भी करेंगे। और बिलावल वो हैं जो फ्रेंच मिनरल वाटर पीते हैं, उनको क्या ज़रूरत है कि वो पाकिस्तानी बच्चों की या पाकिस्तानी मसाइल की बात करें। वो तो तब ही बोलेंगे जब उनके ऊपर खुद प्रेशर पड़ेगा। तो बार बार वज़ीर आज़म को सिलेक्टेड करने से पहले उनको खुद सोचना चाहिए कि उनकी क़यादत को किसने इलेक्ट किया। पीपल्स पार्टी में आज तक कोई क़यादत इलेक्ट हुई? मुस्लिम लीग नून में आज तक कोई क़यादत इलेक्ट हुई? जमाते जो फजल रहमान ग्रुप की जो जमीयत उलमा इस्लाम है उसमें आज तक कोई क़यादत इलेक्ट हुई? तो ये कहना बहुत आसान है कि सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर, आई थिंक जिन लोगों ने उनको वोट दिए हैं, 1 करोड़ से ज़्यादा वोट पड़े पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, तो ये सारे सिस्टम को फेल करने के मुतरादिफ है। अगर आप कहें कि सिलेक्टेड, आपको उन पर एतराज़ है तो आप यकीनन उनके खिलाफ एहतजाज भी करें, उन पर तंज भी करें, उन पर तनकीद भी करें, लेकिन उसके मुकाबले में आपका अपना क्या रवैया? आप तभी बोलते हैं जब आपके वालिद को नैब बुलाती है, जब आपको नैब बुलाते हैं, दुनिया भर में आपकी प्रॉपर्टीज़ हैं और आप कहते हैं कि ये सिलेक्टेड वज़ीर आज़म है। भाई, आपको जो आपकी पार्टी की चेयरमैनशिप संभाली तो आपको किसने इलेक्ट किया था? तो ये सिर्फ और सिर्फ नैब का जो प्रेशर है उसकी वजह से ये बोल रहे हैं, लेकिन इनको घबराने की जरूरत नहीं है। नैब के अब तक जो हमने हालात देखे हैं, इतनी इनकॉम्पिटेंट प्रोसिक्यूशन है, मेरे ख्याल में इनको डरने की जरूरत नहीं है, सब बच निकलेंगे। ठीक है, तो सवाल ये था कि बिलावल भुट्टो जरदारी और पीपल्स पार्टी का ताज़ा एहतजाज क्या नैब का खौफ है? उस पर हमारे 4 एनालिस्ट की राय मुतफ़िक़ा है, हाँ के साथ जवाब आया है, जबकि मुशर्रफ जलील साहब का जो आंसर था वो थोड़ा कुछ मुख्तलिफ था। तीसरी स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं और ख़बर यह है कि साबिक़ वज़ीर ख़ालिद उमर ने जिस एमनेस्टी स्कीम का ऐलान किया था उस पर काबीना की जानिब से तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया गया, लेकिन उसकी वजह से इसका ऐलान मौखर कर दिया गया। माजी में PTI इस किस्म की स्कीम्स चूँकि खुद इसके हवाले से खिलाफ बात करते आई है, तो सवाल यह है कि क्या एमनेस्टी स्कीम के ऐलान में ताख़ीर मईशत के लिए नेक शगुन है? आमिर ज़िया साहब। जनाब देखिए, मैं पहले भी एक प्रोग्राम में इस पर हमने बात की थी, इसी प्लेट में भी मैंने ये कहा था कि मैं अखलाकी तौर पे समझता हूँ कि एमनेस्टी स्कीम जो है वो नहीं आनी चाहिए, क्योंकि जो टैक्स पेयर्स हैं उनके साथ ज़्यादती है। लेकिन आज आपका सवाल ज़रा सा मुख्तलिफ है कि क्या अगर देर होती है टैक्स एमनेस्टी स्कीम आने में तो इसका कोई नुकसान है? जी, तो मैंने कहा पहले मैं अपनी पोजीशन क्लियर कर दूँ कि वो है। अच्छा, दूसरी बात ही कि देर आने से 2-4 दिन का अगर देर हो जाए तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि डिबेट और डिस्कशन अगर हो रहा है कैबिनेट के अंदर और आँख बंद करके वो लोग पास नहीं करें किसी उस चीज़ को, तो ये खुशाइन बात है। इसमें 2-4 दिन इधर हो जाए, 2-4 दिन उधर हो जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन ऑन प्रिंसिपल मैं समझता हूँ कि ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। लेकिन लग ये रहा है कि जिस तरह से इंटरेस्ट ग्रुप्स, एक कहते हैं ना बहुत बड़े मफाद परस्त तबका जो है वो चाहता है कि उनको एक तरह की बेल आउट मिले, एक बार फिर उनको 2-4% टैक्स दे के 5% टैक्स दे के वो अपनी काले धन को सफ़ेद कर सकें, तो ये स्कीम तो आएगी। तो इसके अगर आने में हफ्ता 10 दिन की देर हो जाए और भी नए आपके वज़ीर ख़जाना हैं, उनको भी चीज़ों का जायज़ा लेना है, इंटरनल डिबेट हो रही है। देखिए, माजी के मुकाबले में फ़र्क क्या है? पहले इसहाक डार साहब, क्योंकि नवाज शरीफ साहब एक किचन कैबिनेट चलाया करते थे, 2-3 लोग उनके ख़ानदान के थे, वही फैसला करते थे, कोई समधी होता था, कोई भाई होता था, कोई भतीजा होता था, वो लोग आते थे, क्योंकि वो था उसमें आके उन्होंने कैबिनेट के अंदर भी नहीं लाया करते थे, अक्सर वो ऐसे कैसे ही एनफोर्स हो जाया करता था। अब जरा सूरत-ए-हाल मुख्तलिफ है, इस पार्टी के अंदर हर आदमी की एक आवाज़ है, और इमरान खान लोग कहते हैं कि बहुत ही ठीक है, ऑटोक्रेटिक एक लोगों की राय है, लेकिन जितना डिबेट डिस्कशन उनकी कैबिनेट में आपको डिसेंट नज़र आ रहा है, तो मैं समझता हूँ पाकिस्तानी जमहूरियत के लिए अच्छी बात है। जितना ज़्यादा बहस मुबाहिसा इंटरनल होता है उससे चीज़ें बेहतर होकर आती हैं, और मैं नहीं समझता 2-4 दिन का अगर डिले होता है तो कोई फ़र्क पड़ेगा। जी ठीक है, मुशर्रफ जलील साहब फिर से सवाल फिर से पूछिए। जी बिल्कुल, सवाल ये है कि एमनेस्टी स्कीम के ऐलान में ताख़ीर क्या मईशत के लिए नेक शगुन है? आप क्या समझते हैं?
देखिए, एमनेस्टी स्कीम अगर कल गलत थी तो आज भी गलत है, और अगर कल ठीक थी तो आज भी ठीक होगी। लेकिन असल मतलब जो इकॉनमी है या मईशत है, उसको ना एमनेस्टी स्कीम से फ़ायदा होगा ना नुकसान होगा। इसका मईशत से ताल्लुक़ नहीं है, इसका उन अमीर लोगों से ताल्लुक़ है जो अपना हिस्सा जो है वो अदा नहीं करते इस मुल्क की आगे जो पेशरफ्त होनी है, जो प्रोग्रेस इंशाल्लाह पाकिस्तान ने करनी है। ये याद रखिए कि जो अमीर तरीन तबका है पाकिस्तान में, उनका अमीर होना जो है वो इस धरती और इस धरती के लोगों की वजह से वो अमीर बन सकते हैं। तो उनके ऊपर टैक्स लगना और वो उतना टैक्स लगना जितना उन पर लगना चाहिए, ये कोई ज़्यादती नहीं है और ये कोई ज़िम्मेदारी निभाना, ये उनका फ़र्ज़ बनता है कि वो इस सिस्टम में, इस मुल्क में, इस धरती में और इन लोगों के दरमियान रहते हुए इतना ज़्यादा बेहतर लाइफस्टाइल अफोर्ड कर सकते हैं, इतनी दौलत जो है वो कमा सकते हैं। उस दौलत का एक हिस्सा इस धरती का, इस रियासत का और इस मुल्क के अवाम का जो है ये उनका हक है। तो एमनेस्टी स्कीम जो है वो एक तरह से एक बैकडोर एंट्री है। एमनेस्टी स्कीम बेसिकली ये कहती है कि आपने पहले क्योंकि कुछ नहीं दिया और रियासत इतनी कमज़ोर और लंगड़ी और लूली और बेअसर और नाअहल और नालायक है कि वो आपको पकड़ के जेल में नहीं फेंक सकती, तो फिर हम ऐसा करते हैं कि आप बजाय पूरा टैक्स देने के, जो शायद आपकी दौलत का 10 या 12 या 13 या 20 या 25 या 27% बनता हो, आप 2%, 1%, 3%, आधा फीसद, 1.3%, बहुत कम रकम दे के और आप पूरी अपनी दौलत की सफाई करवा सकते हैं। तो ये इशू जो है ये मईशत का नहीं है, उसको कंफ्यूज ना किया जाए। ये इशू है कि सबसे जो अमीर तबका है पाकिस्तान में, क्या उन्हीं के लिए पब्लिक पॉलिसी बनती रहेगी, क्या उन्हीं की नौकर के तौर पे रियासत रहेगी, या ये रियासत वो काम करेगी जिसके लिए रियासत बनी थी, वो अवाम की खिदमत के लिए। ठीक है मिस्टर रज़ीज़ साहब, आपका पॉइंट ऑफ व्यू होगा। जिबल साहब, आप भी यही समझते हैं कि ये जो ऐलान में ताख़ीर है उससे मईशत की बेहतरी नहीं जुड़ी हुई और ये एक नेक शगुन नहीं है? बिल्कुल, ये मईशत का किस्सा नहीं है। ये मेरा ख्याल है कि चंद एक लोग जिन्होंने गालिबन को इंडिकेशन दी है कि हमको 4 पैसे वापस करते हैं, तो वो शायद उनको फैसिलिटेट किया जा रहा हो। लेकिन एक चीज़ ध्यान में रखिए कि जो पहले अभी एमनेस्टी स्कीम हुई थी वो और इस जो अब हम करने जा रहे हैं, इसके दरमियान टाइम का वक्फा बहुत कम है। जिन लोगों ने अवेल करनी थी कोई वो ऑप्शन वो ज़्यादातर कर चुके हैं उस वक्त पे, और कोई इतना बड़ा वक्त नहीं गुजरा कि इसमें कोई और निकल आए होंगे। तो उस वक्त पे आपने टोटल 100 अरब रुपया आपको इस स्कीम के ज़रिए मिला, तो उससे क्या इकॉनमी में कुछ फ़र्क पड़ा? और ये चीज़ अब भी अगर आके आपको, मेरी तो तवक्को ये है कि अब अगर आपने किया तो उसका 10वां हिस्सा मिलेगा जो पहले आप कमा चुके हैं इससे, और कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। चंद एक लोग इससे मुस्तफ़ीद हो जाएंगे जिनके पल्ले चोरी का पैसा है, और वो शायद इसमें अपने आप को कानून की ज़द से बचा के एक तरफ आराम से बैठ जाएं, वो भी अगर उनकी कोई मेहरबानी हुई। तो उसके अलावा इसका कोई मैं नहीं समझता कि इसकी कोई और अफादियत है। ये सिर्फ और सिर्फ चंद एक लोगों को फ़ायदा पहुँचाने के लिए। ठीक है जिबल साहब, आपका पॉइंट ऑफ व्यू। कोई इसकी बेहतरी नहीं आएगी इससे इकॉनमी के मामले में। ठीक है, अदर कासिम साहब, वही बात है कि आप पहले मुल्क से पैसा चोरी करते रहें, फिर थोड़े से पैसे दे के उसको कह दें कि अब आप हमें मेन स्ट्रीम टैक्स नेटवर्क में ले आएं। लेकिन तहरीक इंसाफ इसी के खिलाफ आवाज़ उठाती रही। अगर उस वक्त ये स्कीम्स गलत थी, ख़राब थी, तो अभी भी गलत हैं। अगेन इसमें मसला इकॉनमी का नहीं है, जिस तरह पहले भी यहाँ पे कहा गया चंद लोगों को इससे फ़ायदा होगा। अगर हमने सिर्फ चंद लोगों को फ़ायदा पहुँचाना है तो फिर तो ये ठीक है। और इसका जो सबसे ज़्यादा नुकसान होगा वो ये बात हुकूमत को सोचनी चाहिए कि उनको खुद सियासी तौर पर नुकसान होगा। जिस चीज़ के खिलाफ आप खड़े हुए थे, आज सारी चीज़ें आप वो कर रहे हैं, तो आपको तो पहले ही कहा जाता है कि आप हर बात पर यू टर्न लेते हैं। तो ये इस स्कीम को मुतारिफ कराना एक बहुत बड़ा यू टर्न होगा। जल्द आए या देर से आए, इकॉनमी का नुकसान हो या ना हो, हुकूमत का और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सियासी तौर पर यकीनन नुकसान होगा। ठीक है कासिम साहब, आप भी यही समझते हैं कि मईशत का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। आसमा साहिब, आपकी राय क्या है? देखिए जी, मैंने जितनी भी बातें की गई वो दे आर राइट, लेकिन वो आपकी इमोशनल वैल्यू है उन बातों की। जो आपकी इकॉनमी है ना, उसमें इमोशंस इतने वैल्यू नहीं रखते। हमारी 70% तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली जितना भी पैसा हमारी इकॉनमी में फ्लोट करता है वो किसी ना किसी तरीके से ब्लैक या ग्रे होता है। तो
उसको आप बाय फोर्स नहीं ला सकते। एमनेस्टी स्कीम्स पूरी दुनिया में एज ए टूल यूज़ होती हैं। ये एक टूल है, इसके ज़रिए आप ब्लैक मनी को वाइट मनी करने के लिए लोगों को अपॉर्चुनिटी देते हैं और उन्हें मेन आप स्ट्रीम में लाते हैं। लेकिन उसके लिए आपके प्रोसेसेस प्रोसीजर्स इतने फ्लॉलेस होने चाहिए कि वो अगर एक दफ़ा आ जाए तो फिर वो उसी सिस्टम का हिस्सा रहे। हम यहाँ पे लैक करते हैं। 1 नहीं 10 नहीं 50 आप एमनेस्टी स्कीम्स ले आएँ, जब तक आपके प्रोसेसेस प्रोसीजर्स फ्लॉलेस नहीं होंगे ये कोई फ़ायदा आपको ना दे सकी हैं ना दे सकेंगी। इसके अलावा ये है कि अभी जैसे ये चीज़ डिले हो रही है, इसकी डिटेल्स में जानना और उस पर डिस्कशन करना और एक अच्छी इफ़ेक्टिव स्कीम टेबल करना ज़रूरी है, ताकि अगर ये हमारी आखिरी नहीं तो उन चंद में से हो जो कि हमारी आखिरी सेट हो, आप समझ लें। तो इस लिहाज से अच्छा है, एक टूल है, अच्छी तरीके से अगर इसे इस्तेमाल किया जाए तो फ़ायदा हो सकता है। लेकिन वही बात है, सिस्टम को ठीक करें तो सब ठीक है। ठीक है, तो सवाल ये था कि क्या टैक्स एमनेस्टी स्कीम के ऐलान में ताख़ीर मईशत के लिए नेक शगुन है। उस पर हमारे सभी एनालिस्ट एक ही राय रखते हैं। उन्हें लगता है कि इसका फ़िलहाल बराह रास्त मईशत से कोई ताल्लुक नहीं है, इसलिए वो खातिर खानता सामने नहीं आ सकेंगे जो कि एक्सपेक्ट किए जा रहे थे। तो सभी की राय नाम में है। इसी के साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।